दोस्तों नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल कॉन्फैक्ट एसकेपी पे। आज बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेकर आया हूँ। 10 न्यूज़ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट की न्यूज़ तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूज़ मैं शॉर्ट ब्रीफ में बता देता हूँ, फिर आगे फुल डिटेल्स में न्यूज़ बताऊंगा। चाइना ने अमेरिका और जापान को टाइफून मिसाइल सिस्टम वापस लेने के लिए क्यों बोल दिया है? इंडियन क्रिकेट टीम का न्यू लीड स्पॉन्सर गया है रशिया ऑयल के लिए। जैसे शेर के मुंह में खून लग जाता है ना, उसी तरीके से इंडिया के लिए ऑयल लग गया है मुंह पे। रेलवे की कौन सी टिकट में अब आधार कार्ड मैंडेटरी कर दिया गया है? तालिबान ने वाईफाई और फाइबर ऑप्टिक्स पे बैन क्यों लगा दिया है? बैम्बू से एथेनॉल का क्या माजरा है, जिसे पीएम मोदी ने असम में इनॉग्रेट किया था? कोलकाता में कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस 2025 में क्या क्या बयान आए हैं? अमित शाह ने सेकेंड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एंटी नार्कोटिक टास्क फोर्स में क्या बोला है? अमेरिका मोदी की फ्रेंडशिप क्या फिर से स्टार्ट हो गई है? एससीओ मीटिंग के बाद अमेरिका बैकफुट में क्यों दिखाई दे रहा है? पाकिस्तान ने माना कि सीज फायर बाइलेटरल था और आतंकियों के चिथड़े उड़े थे ऑपरेशन सिंदूर में। तो दोस्तों ये थी न्यूज की शॉर्ट ब्रीफ्स। अगर आप पूरी न्यूज डिटेल में देखना चाहते हैं तो प्लीज सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें। और हाँ, आप जहां भी मुझे फॉलो करना चाहते हैं, लिंक सबकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जैसे इंस्टा, व्हाट्सएप, फेसबुक, आपको सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज से। आज की ब्रेकिंग न्यूज है, चाइना ने यूएस और जापान को चिल्लाया है टाइफून मिसाइल सिस्टम वापस ले जाओ। ये जापान में पहली बार देखा जॉइंट एक्सरसाइज में। इंडिया के लिए भी बहुत बड़ी डील है। चलो 2 मिनट में समझते हैं इसको। थर्सडे को रेजुलेट ड्रैगन्स ट्रिल्स चल रहा है यूएस जापान के बीच। 25 सितंबर तक चलेगा। जापान के लवाकोनी बेस पे टाइफून मिसाइल डेब्यू किया गया। ये ट्रक माउंटेड बीस्ट है जो SM-6 और टॉम हॉक मिसाइल फायर कर सकता है, रेंज 1000 प्लस माइल्स। चाइना का फॉरेन मिनिस्टर स्पोक पर्सन लिन जियान ने कहा है, ये हमारी चिंता को इग्नोर करके आर्म्स रेस बढ़ा रहा है, रीजनल सिक्योरिटी को थ्रेटन कर रहा है। फिलीपींस में भी 2024 में डिप्लॉय हुआ था, जहां मनीला ने बाय करने का प्लान बनाया था। चाइना को गुस्सा आया है। ये यूएस का लॉन्ग रेंज स्ट्राइक पोर्टफोलियो का हिस्सा है, रग्ड ट्रेन में भी काम करता है। इंडिया के लिए सुपर रेलिवेंट है क्योंकि इंडिया क्वाड अलाय है जापान के साथ। हम भी चाइना के अगेंस्ट स्टैंड लेते हैं। साउथ चाइना सी में टेंशन बढ़ेगी तो ये बहुत ही काम आने वाला है। इंडिया के मैरीटाइम इंटरेस्ट पे भी असर पड़ेगा। बॉर्डर पे चाइना एग्रेसिव है। ये यूएस जापान मूव डिटेरेंस बढ़ाता है, हमारे लिए फायदेमंद है, लेकिन आर्म्स रेस से बजट का प्रेशर भी बढ़ सकता है। आगे चाइना और डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट करेगा, शायद मिलिट्री डील्स बढ़ाएगा ताइवान के अराउंड। यूएस जापान इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन एस्केलेशन का रिस्क हो सकता है। इंडिया को अपना मिसाइल प्रोग्राम जैसे ब्रह्मोस को बूस्ट करना ही पड़ेगा। पीसफुल रेजोल्यूशन बेटर बनाने पड़ेंगे, वॉर करना उचित नहीं है। सेकंड न्यूज की बात करूं, बहुत दिनों से ये न्यूज का इंतजार था, अब हो गया है फाइनल। अपोलो टायर बन गया है इंडियन क्रिकेट टीम का नया लीड स्पॉन्सर। ये डील क्यों बड़ी है और इसका क्या मतलब है, थोड़ा डिटेल में देखते हैं। अपोलो टायर ने 579 करोड़ की बिड जीती है, जो कैनवा 544 करोड़ एंड जेके टायर्स 477 करोड़ से ज्यादा थी। ये डील 30 सितंबर से वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप के साथ शुरू होगी। हर बायलैटरल मैच के लिए करीब 4.5 करोड़ और आईसीसी इवेंट्स के लिए 1.72 करोड़ रुपए मिलेगा। ड्रीम 11 ने ऑनलाइन गेमिंग बिल के बाद स्पॉन्सरशिप छोड़ दिया था, तो बीसीसीआई ने नया टेंडर निकाल दिया था। मेंस, वुमेन्स, सीनियर्स और जूनियर सभी इंडियन टीम्स की जर्सी पे अपोलो का लोगो लगा होगा अगले 2.5 इयर्स तक। इंडियन क्रिकेट की कमर्शियल वैल्यू बढ़ रही है, जो देश के स्पोर्ट्स मार्केट के लिए भी बड़ी बात है। ये डील्स इंडियन क्रिकेट टीम को और बड़ा ब्रांड बना सकती है। ग्लोबल मार्केट के साथ पार्टनरशिप बढ़ेगी और स्पोर्ट्स इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। क्या क्रिकेट के साथ इंडिया के ग्लोबल इन्फ्लुएंस भी बढ़ेगा? अपनी राय कमेंट पे जरूर बताइए। थर्ड न्यूज की बात करूं, इंडिया का ऑयल गेम इतना स्ट्रांग हो गया है कि ट्रम्प के टैरिफ्स भी हमें हिला नहीं पा रहा है। चलिए थोड़ा सा डिटेल में बताता हूं। पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने 16 सितंबर 2025 को केपीएमजी के इन्वेस्ट 2025 कॉन्क्लेव में बोला, दुनिया में टर्बुलेंस चल रहा है लेकिन हमारे पास कंट्रोल है इशू पे, क्योंकि वर्ल्ड में इनफ ऑयल है, स्पेशली वेस्टर्न हेमिस्फीयर्स पे ज्यादा क्रूड आ रहा है। और हाँ, 2026-27 से गैस भी मार्केट में फ्लड हो जाएगा। इससे प्राइस स्टेबल रहेगा, इंडिया को फायदा मिलेगा। जुलाई 2025 में ट्रंप ने इंडिया पे 50% टैरिफ ठोक दिया था, 25% बेस एंड 25% पेनल्टी रशियन ऑयल खरीदने के लिए। क्यों? इंडिया रशिया सस्ता क्रूड ऑयल ले रहा है जो यूक्रेन वॉर फंड कर रहा है, ऐसा ट्रम्प का कहना है। आज यूएस नेगोशिएटर ब्रेंडन लेंच और इंडियन काउंटर पार्ट राजेश अग्रवाल मिल रहे हैं, दोनों शायद डील हो जाए। जियोपॉलिटिकल ट्विस्ट की बात करूं तो इंडिया बोल रहा है हमें अपना फायदा देखना है, सैंक्शंस हम नहीं मानेंगे। इंडिया की रिफाइनिंग कैपेबिलिटी अब 260 to 270 MMTPA है, वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट। पुरी जी ने कहा जल्दी ही 320 MMTPA पहुंच जाएंगे। नायरा एनर्जी के बॉस प्रशांत पैनिकर ने भी सपोर्ट किया है, हमारी रिफाइनरीज फ्लेक्सिबल है, कोई भी क्रूड प्रोसेस कर सकता है, लेकिन स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स बढ़ाना पड़ेगा। केमिकल्स और कैटलिस्ट को इंडिजीनियस बनाना पड़ेगा, वरना अब्रॉड से इंपोर्ट करते रह जाएंगे। अगर यूएस डील हो गई, टैरिफ्स कम हो सकते हैं तो ट्रेड को बूस्ट मिलेगा, वरना इंडिया और सोर्सेज जैसे कनाडा, ब्राजील से क्रूड बढ़ाएगा। लॉन्ग टर्म की बात करें, रेलिएंट बनाना है हमें इकोसिस्टम को, ताकि कोई ग्लोबल शॉक ना हिला सके। इंडिया एनर्जी सुपर पावर बन रहा है,
दोस्तों फोर्थ न्यूज की बात करूं, एक इंपॉर्टेंट इंडिया न्यूज पे, क्योंकि ट्रेन ट्रेवल तो हम सभी की लाइफ का हिस्सा है, राइट। दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, 1 अक्टूबर 2025 से आईआरसीटीसी वेबसाइट पे ऐप पे जनरल रिजर्व ट्रेन टिकट बुक करने के लिए पहले 15 मिनट्स में सिर्फ आधार ऑथेंटिकेटेड यूजर्स ही कर पाएंगे बुक। बाकी टाइम में कोई भी बुक कर सकता है, लेकिन ये गोल्डन टाइम जो 15 मिनट्स होते हैं, जहाँ पे वेबसाइट हमेशा तत्काल टिकट करने पे क्रैश हो जाती थी या फिर सर्वर डाउन हो जाता था, अब ये 15 मिनट से वेरीफाइड लोगों के लिए ही है। हाँ, पीआरएस काउंटर पे कोई चेंज नहीं हुआ है, वहां पे जैसे मिलती थी वैसे ही मिलेगी। ये रूल क्यों बनाया गया? रेलवे का कहना है कॉमन पैसेंजर्स को फायदा मिले, एजेंट्स और बोर्ड से मिसयूज हो रहा था। जैसे तत्काल में जुलाई से ये मैंडेटरी था, अब जनरल बुकिंग में भी हो गया है। पॉपुलर ट्रेन तो 10 मिनट में ही सेल आउट हो जाती हैं, तो अब जेन्युइन लोगों को चांस मिलेगा। इंडिया के लिए बड़ा स्टेप्स है ट्रांसपेरेंसी की तरफ, ब्लैक मार्केट थोड़ा सा कम हो सकता है। लेकिन एक बात बताऊं, अभी भी अगर आप चेक करेंगे तत्काल टिकट तो आपको दिक्कत जाएगी। बाकी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के सर्कुलर से कंफर्म्ड हो गया है ये चीज। आगे क्या हो सकता है, अगर ये सक्सेसफुल रहा तो शायद फुल बुकिंग पे आधार लगाया जाए, और लगाना ही चाहिए, या फिर ये डिजिटल रिफॉर्म लेके आएगा, पर प्राइवेसी कंसर्न थोड़ी बढ़ा सकती है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट पे जरूर बताइए। फिफ्थ न्यूज की बात करूं, आज की ब्रेकिंग न्यूज है, तालिबान ने अफगानिस्तान के बल्क प्रोविजंस में वाईफाई और फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट पे कंप्लीट बैन लगा दिया। ये ऑर्डर उनके सुप्रीम लीडर हिबातुल्लाह अकुनजादा का है, और रीजन इमोरटिलिटी प्रिवेंट करने के लिए, मतलब इमोरटिलिटी रोकने के लिए। प्रोविडेंशियल स्पोकमैन हाजी आजातुल्लाह जैद ने कहा ये स्टेप इमोरलिटी से बचने के लिए है और जरूरतों के लिए देश अल्टरनेटिव्स को देखेगा। ये पहली बार है जब 2021 में तालिबान पावर में आने के बाद ऐसे बैन लगा रहा है। जो मजर ए शरीफ सिटी के लिए फेमस है, अब घर, ऑफिस, स्कूल सब बिना फास्ट वाईफाई के रह जाएंगे। मोबाइल डेटा चलता रहेगा लेकिन केबल इंटरनेट ऑफ हो जाएगा। लोग परेशान हैं, एक बिजनेसमैन ने कहा बिजनेस बर्बाद हो जाएगा, बाहर के क्लाइंट से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, शायद दूसरे प्रोविनेंस में शिफ्ट होना पड़ जाएगा। इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट? दोस्तों अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी है और बॉर्डर पे बलोचिस्तान और पाक से जुड़ा हुआ है। तालिबान का ये स्ट्रिक्ट कंट्रोल बढ़ रहा है, पहले मेंस राइट्स पे, अब इंटरनेट पे। इंडिया ने तालिबान को कभी फुली रिकॉग्नाइज नहीं किया है, और ये बैन ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बढ़ा सकता है। जहां ऑलरेडी इकोनॉमी खराब है, रिफ्यूजीज बढ़ रहे हैं जो इंडिया पाक बॉर्डर पे प्रेशर डालेंगे, प्लस टेररिज्म का रिस्क भी है। तालिबान के अलायंसेस से रेडिकल आइडियाज स्प्रेड हो सकते हैं जो इंडिया के लिए सिक्योरिटी थ्रेट है। आगे क्या हो सकता है? अगर ये बैन सक्सेसफुल रहा तो दूसरे प्रोविनेंसेस में भी लग सकता है, पूरा अफगानिस्तान डार्क एजेस में चला जाएगा। तालिबान शायद लोकल नेटवर्क्स बनाए लेकिन वो भी सेंसर्ड होंगे। इंडियन इंटरनेशनल प्रेशर थोड़ा बढ़ सकता है, यूएन और इंडिया जैसी कंट्रीज कंडेम कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म ये तालिबान की आइसोलेशन बढ़ाएगा, इकोनॉमी और गिर जाएगी। ये न्यूज़ बहुत सारे न्यूज़पेपर में आई है। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट पे अपनी राय जरूर बताइए। सिक्स न्यूज की बात करूं तो पीएम मोदी ने आसाम के गोलाघाट में इनॉग्रेट किया है इंडिया का पहला बैम्बू बेस्ड इथेनॉल प्लांट। हाँ, थोड़ी न्यूज लेट आ रही है। ये वर्ल्ड फर्स्ट ग्रीन बैम्बो बायो इथेनॉल फैसिलिटी है नुमालीगढ़ रिफाइनरी के पास। कॉस्ट इसकी लगभग 5000 करोड़ है, साथ ही 7230 करोड़ का पॉलीप्रोपिलीन्स प्रोजेक्ट्स भी स्टार्ट किया गया जो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स के लिए गेम चेंजर है। ये प्लांट 5 लाख टन बैम्बूस यूज करेगा, नॉर्थ ईस्ट से प्रोड्यूस करेगा। 48,900 टन इथेनॉल प्रोड्यूस होगा, फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेंसी कम होगी, क्लीन एनर्जी बूस्ट होगी, इंडिया को ऑयल इंपोर्ट्स बिलियंस में कम हो सकता है। 50,000 प्लस लोगों की जॉब्स, खासकर फार्मर्स और ट्राइबल्स कम्युनिटीज को बैम्बूस फार्मिंग से रूरल इकोनॉमी 200 करोड़ स्ट्रांग होगी। मेक इन इंडिया को पुश मिलेगा, जीरो वेस्ट प्लांट, CO2 एमिशन कट्स, बैम्बू फास्ट ग्रोइंग है, सस्टेनेबल फ्यूल सोर्स मिल सकता है। ये स्टेप इंडिया को ग्रीन सुपर पावर बनाएगा। इथेनॉल ब्रांडिंग टारगेट 20% तक पहुंच जाएगी। ईवी और बायोफ्यूल्स में इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेगा। नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट्स एक्सेलरेट होगा। जियोपॉलिटिक्स में इंडिया सिक्योरिटी से चाइना जैसे राइवल्स को काउंटर कर सकता है। इंडिया एक्सपोर्ट हब बन सकता है बायो इथेनॉल का। ग्लोबल क्लाइमेट गोल्स में लीड कर सकता है। दोस्तों 7 न्यूज की बात करूं, 16 सितंबर 2025 को कोलकाता में कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2025 में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने आर्म फोर्सेस को बोला ट्रेडिशनल वॉर से आगे बढ़ो और अनकन्वेंशनल थ्रेट जैसे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, आइडियोलॉजिकल अटैक्स, इकोलॉजिकल डिजास्टर और बायोलॉजिकल थ्रेट्स के लिए रेडी रहो। ये इनविजिबल चैलेंजेस हैं जो सडनली आ सकते हैं, जैसे साइबर हैक्स या फेक न्यूज से देश की यूनिटी को तोड़ना। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में इतनी सारी फेक न्यूज आई थी, लोग समझ ही नहीं पा रहे थे क्या सही है क्या गलत, तो इसको रोकना बहुत ही जरूरी है। रशियन यूक्रेन मिडिल ईस्ट जैसे कॉन्फ्लिक्ट से रीजन स्टेबिलिटी बढ़ रही है। इंडिया के बॉर्डर पे चाइना पाक से हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है। आज वॉर्स अनप्रेडिक्टेबल है। दूसरे शॉर्ट्स टैक्स है भी, हमारी मिलिट्री को टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बनना बहुत ही जरूरी है, जैसे AI ड्रोन्स और साइबर डिफेंस। पीएम मोदी का स्लोगन है जॉइंटलेस आर्मी नेवी एयरफोर्स एक साथ। आत्मनिर्भर भारत, इंडिजीनियस वेपन जैसे तेजस फाइटर और इनोवेशन, इंडस्ट्री एकेडमिया से कोलैब्स, इशू सेल्फ रिलायंस मिलेगा, जॉब क्रिएट्स होंगे, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बढ़ेगी।
बढ़ेगी। डिफेंस प्रोक्यूरमेंट्स मैनुअल 2025 अप्रूव हुआ है जो बाइंग प्रोसेस को फास्ट करेगा। ट्राई सर्विस लॉजिस्टिक्स नोट्स बन सकते हैं इंटीग्रेशन के लिए। ये सब इंडिया की सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, स्पेशली एलएसी पे टेंशन के टाइम पे। फ्यूचर्स में अगर अनकन्वेंशनल थ्रेट्स बढ़ते हैं तो इंडिया को साइबर वॉर यूनिट बढ़ाना पड़ेगा। बायोलॉजिकल थ्रेट्स जैसे पैंडेमिक्स या इंजीनियर्ड वायरस से डील्स करने के लिए बायो डिफेंस लैब बूस्ट करनी होगी। ओवरऑल ये प्रिपेयर्डनेस से इंडिया ग्लोबल पावर बन सकता है, लेकिन नेबर्स की तरफ से सरप्राइज अटैक्स का रिस्क भी बना है। दोस्तों 8 न्यूज की बात करूं, अमित शाह के कॉन्फ्रेंस की 16 सितंबर 2025 को न्यू दिल्ली में हुआ। यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ने सेकंड नेशनल कॉन्फ्रेंस को एंटी नार्कोटिक टास्क फोर्स एएनटीएफ को एड्रेस किया स्टेट्स एंड यूटीज के हेड्स के साथ। शाह जी ने कहा है कि अब टाइम आ गया है कि अब्रॉड से ड्रग ट्रेड चलाने वाले फॉरेन क्रिमिनल्स को इंडिया लॉ के अंडर लाया जाए। एनसीबी और सीबीआई का जॉइंट मैकेनिज्म बनेगा। उनको एक्स्ट्राडाइट्स करने के लिए वीजा एक्सपायर्स होने वाले 16,000 अफ्रीकन जैसे लोग जो ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं उनको डिपोर्ट करने का प्लान है। सबसे ज्यादा ड्रग्स अफ्रीका से ही इंडिया में आता है। सिंथेटिक ड्रग्स का ट्रेंड बढ़ रहा है, ये स्प्रेड हो सकता है। हर स्टेट्स के एएनटीएफ हेड्स को विजिलेंस रहना है और लैब्स को डिस्ट्रॉय करना है। डार्क वेब से ट्रैफिकिंग भी रोकना बहुत जरूरी है। मोदी गवर्नमेंट का गोल है ड्रग फ्री इंडिया 2047। 4,000 केजी ड्रग्स डिस्ट्रॉय किए गए हैं आज ही के दिन और स्टेट्स को एक्शन स्केल अप करने के लिए कहा गया है। बॉर्डर से लेके 5 के टपरे तक ड्रग से यूथ बर्बाद हो रहे हैं, क्राइम बढ़ रहा है। ये स्टेप से नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रांग होगी और हेल्दी इंडिया बढ़ेगा। जियोपॉलिटिकल एंगल से फॉरेन कार्टेल्स को रोकना डिप्लोमेसी बूस्ट करेगा। दोस्तों 9th न्यूज की बात करूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज आ रही है। एससीओ समिट के बाद लग रहा है अमेरिका घुटनों में आ रहा है। 16 सितंबर 2025 को यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप मतलब रात के 12:05 के लगभग 17 सितंबर 2025 इंडिया का पीएम नरेंद्र मोदी को फोन किया और उनके 75th बर्थडे पे एडवांस विशेस की। जी हाँ, आज मोदी जी का बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे टू यू नरेंद्र मोदी जी। मोदी जी ने एक्स पे ही पोस्ट किया, थैंक यू माय फ्रेंड प्रेसिडेंट, हम भी इंडिया यूएस पार्टनरशिप को नई ऊंचाइयों पे ले जाएंगे। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पे लिखा, वंडरफुल कॉल्स विद माय फ्रेंड्स मोदी, ही इज डूइंग ट्रेमेंडस जॉब्स, थैंक फॉर द सपोर्ट और एंडिंग रशिया यूक्रेन वॉर। मतलब रशिया यूक्रेन वॉर को बंद करने के लिए जो सपोर्ट मोदी जी कर रहे हैं उसके लिए थैंक कहा है। रिसेंटली ट्रंप ने इंडिया पे टैरिफ लगाए थे, वो सब आपको पता है, और ब्लेम किया था कि रशिया से ऑयल खरीद रहा है जो यूक्रेन वॉर को फंड कर रहा है, ये टेंशन बढ़ रही है। अब क्या हो रहा है, अब पॉजिटिव वाइब्स दिख रही हैं। अर्ली ट्रेड डील्स को पुश किया जा रहा है और ये डील्स इंडिया के लिए बिलियंस में फायदा ला सकती है। एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा, जॉब क्रिएट्स होंगे, प्लस मोदी जी ने यूक्रेन पीस पे यूएस को सपोर्ट किया है जो ग्लोबल डिप्लोमेसी में इंडिया की स्ट्रॉन्ग पोजीशंस को दिखाता है। लगता है ट्रंप मोदी डुओ फिर से बवाल काटने वाले मोड में आ गए हैं। रिलेशंस अगर रीसेट हो जाते हैं तो पाकिस्तान चाइना की नींद उड़ जाएगी, स्पेशली पाकिस्तान जो ट्रंप से फ्लड रिलीफ फंड्स मांगने वाला है। हो सकता है पाकिस्तान अमेरिका की मीटिंग अभी अंगा में हो जिसमें ये फंड्स की डिमांड करने वाले हैं। इंडिया को क्या फायदा होगा, क्वाड स्ट्रॉन्ग होगा, डिफेंस डील्स और इकोनॉमिक बूस्ट होंगे। बस हमको देखना है कि रशियन ऑयल के कारण हम पे और प्रेशर ना बढ़े। खैर ये सुपर पावर बनने का एक बड़ा स्टेप है। दोस्तों 10th न्यूज की बात करूं, देखिए ऐसा है जो झूठ बोलता है उसका झूठ कभी ना कभी पकड़ा ही जाता है। तो यहाँ पे 2 न्यूज आ रही है जिसमें पाकिस्तान का झूठ सरासर पाकिस्तान वालों ने ही एक्सेप्ट कर लिया है और इंडिया पाकिस्तान टेंशन का नया ट्विस्ट भी दे दिया है। पहलगाम अटैक हुआ था, 26 सिविलियंस इंडियन मारे गए थे जिसमें थे। इंडियन रिलेटेड ने 7 सितंबर को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। बहावलपुर में जेईएम हेडक्वार्टर्स पे मिसाइल अटैक किए। चीफ टेरर मसूद अजहर की पूरी फैमिली मारी गई। अब कंडेम किया है किसने, जेईएम कमांडर इलियास कश्मीर। वायरल वीडियो यूट्यूब में पड़ा है जिसमें वो गुस्से में बोल रहे हैं कि दिल्ली, काबुल, कंधार में जिहाद किया फिर भी अजहर की फैमिली टूट गई, उसकी फैमिली के टुकड़े टुकड़े हो गए, चिथड़े चिथड़े हो गए। ये IC-8114 हाईजैक के मास्टरमाइंड अजहर का घर था। यूएन ने 2000 में ग्लोबल टेररिस्ट भी इसको बनाया था। तो ये देखिए कबूलनामा इनका। अब बात करूंगा सेकंड न्यूज। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इसाक डार ने अल जजीरा को बोला है, इंडिया थर्ड पार्टी मेडिएशन कभी नहीं मांगता, सब बायलेटरल। यूएस सिक्योरिटी रिव्यू से भी पूछा गया, उन्होंने भी कंफर्म किया इंडिया का स्टैंड है, पाकिस्तान फ्रेंडली टाइज चाहता है लेकिन सोवर्जिनिटीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भी पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया कि हमने अमेरिका से सीज फायर के लिए बोला था, लेकिन इंडिया की तरफ से सीज फायर सिर्फ बायलेटरल था जो हम दोनों की बात के कारण हुआ था, ना कि अमेरिका के। ये पूरा कबूलनामा आ रहा है। कश्मीर यूएन का डिस्प्यूट है ये बोला है। टेररिज्म पे ब्लेम गलत है, पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा सेक्रीफाइस किया है टेररिज्म पे। इंडस वाटर ट्रीटी पे ही वार्निंग दी है कि पानी अगर रोका तो वॉर होगी। न्यूक्लियर हमारे लिए डिफेंसिव का काम करेगा, लेकिन अगर अटैक हुआ तो हम अपना फुल डिफेंड के लिए न्यूक्लियर यूज कर सकते हैं। इनडायरेक्टली इनका कहना ये है। ऑपरेशन सिंदूर ने टेरर कैंप को बर्बाद कर दिया था। सीज फायर 10 में पे हुआ था लेकिन वाटर वॉर अभी भी स्टार्ट है। अभी अगर इंडिया वाटर ट्रीटी को
सस्पेंड करके रखता है तो आगे वॉर का खतरा बढ़ सकता है। दोस्तों आप इस पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बताइए। हाँ, वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना मैंडेटरी है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।